बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान रिज़वान अहमद यूट्यूब चैनल रिज़वान इनसाइट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 43C तक आपको जो अमेंडमेंट्स आई थी वो कम्युनिकेट की थी। आज हम सेक्शन 48 सब सेक्शन 3A से अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो सेक्शन 48 सब सेक्शन 3A ये एक एडिशन है क्लॉज का, और इसमें फाइलिंग ऑफ अमेंडेड मेमोरेंडम व्हेन कन्वर्टेड फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी अगर आप अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करें या वाइस वर्सा लिमिटेड को अनलिमिटेड में कन्वर्ट करें, तो जो अमेंडमेंट और जो चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करते हैं मेमोरेंडम में, तो वो अमेंडेड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइलिंग करना ज़रूरी है। तो ये एक नेसेसरी अमेंडमेंट थी जो कि आई थिंक ओवरलुक हो गई थी कंपनीज एक्ट में, जो इन्होंने इसमें अब इंसर्ट की है। और ये एक इम्पॉर्टेंट थी जो कि और हम अमेंडमेंट जो करते हैं दूसरी मेमोरेंडम की क्लॉजेज में, तो उसमें भी ये रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह ये रिक्वायरमेंट इसमें भी इन्होंने ऐड कर दी है। तो ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद सेक्शन 62 रिक्वायरमेंट ऑफ एफेक्सेशन ऑफ कॉमन सील ऑन फिजिकल शेयर्स विदड्रॉन, ये कॉमन सील की रिक्वायरमेंट विदड्रॉ हो गई, इसलिए ये एफेक्सेशन ऑफ कॉमन सील ऑन फिजिकल शेयर्स ये भी विदड्रॉ हो गई, तो ये ज़रूरी था। फिर इसके बाद सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 पीरियड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डिक्रीज फ्रॉम 45 टू 30 डेज। अब इसमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पहले 45 डेज़ में मैंडेटरी पीरियड था कि जी इसमें आपको करना है, और उन्होंने अब इसको 30 डेज़ में चेंज कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, क्योंकि अब कंप्यूटर का दौर है और सारे काम प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो गई है। पहले मैनुअल हुआ करते थे काम, तो 45 डेज़ की अब ज़रूरत नहीं है। तो जितने जल्दी शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएँ और वो फिर सेलिंग और बाइंग पोजीशन में आ जाएँ, अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चेंज है। फिर इसके बाद सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, इसमें जो बिफोर अलॉटमेंट, जो कंपनी को शेयर्स अलॉट करने से पहले जो बिजनेस में पैसा आता है या जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनका जो पैसा बिजनेस में आता है, उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट थी कि आप ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लें कि वो वेरीफाई करे कि जितने भी लोग मौजूद थे जिन्होंने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं उनके पैसे बिजनेस में आ गए। उसके बाद ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू करता था, और सर्टिफिकेट इशू करना मैंडेटरी था। जो रिक्वायरमेंट इन्होंने अब चेंज कर दी है कि अगर सीईओ डिक्लेरेशन दे दे कि जी ऑल मनी हैज़ बी रिसीव्ड, तो वो डिक्लेरेशन जो है वो सब्सटीट्यूट है ऑडिटर सर्टिफिकेट का। मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड है प्रॉपर, और ये एक्सपेंसेस भी आपके कम होंगे, ऑडिटर्स की फ़ी वगैरह जो देनी पड़ती है, और इसके लिए सीईओ इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि ये डिक्लेरेशन दे सकता है। फिर इसके बाद सेक्शन 76 सब सेक्शन 5, इसमें प्रोविजन इन द सेक्शन एडेड दैट इफ शेयर्स ट्रांसफर टू अदर पर्सन इन प्राइवेट कंपनी द सेलर shall ensure that the maximum number of members should not exceed। अब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर का एक थ्रेशोल्ड है कि जी 50 मेंबर से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसमें अगर कोई सेलर शेयर सेल कर रहा है किसी दूसरे आदमी को, जो कि, तो वो एक चीज़ जहन में रखे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये एक पॉजिटिव है कि जी आप इसको कंसिडर करें, प्रिकॉशनरी क्लॉज है जो कि इन्होंने ऐड की है। सेक्शन 79 सब सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ नॉमिनी ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर, ये एक प्रोविजो इन द सेक्शन एडेड टू फैसिलिटेट द शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन इफ नो रिलेटिव्स आर अवेलेबल। इसमें इंडिविजुअल को, मेंबर को ऑथराइज़ किया है कि वो, पहले तो ये था कि वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स को ही शेयर ट्रांसफ़र नॉमिनेट कर सकता था इन केस ऑफ डेथ और एनी अदर केस, मगर अब उन्होंने थोड़ा सा फैसिलिटेट ये किया है कि अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चेंज है, ये एक कन्वीनियंस है उस मेंबर के लिए कि अगर किसी का रिलेटिव नहीं है तो वो नॉमिनी किसी को अपॉइंट करे, ताकि वो नॉमिनी जो है बाद में
जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके लीगल ईयर्स तक वो पैसे या जो भी एसेट्स हैं वो पहुंचा सके। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। फिर इसके बाद सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड 4 प्रोविजो रिलेटिंग टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ओमिटेड। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर एक प्रोविजो के अंडर में था सेक्शन 83 में, जो इन्होंने यहाँ से ओमिट किया, डिलीट किया और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 83A, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को वहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और इट वाज फॉर पब्लिक कंपनी ओनली, इट हैज़ बिकम अ सेपरेट सेक्शन 83A। तो अब 83A हम आगे अभी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं इसको। 83(1)(b) रिवर्डेड क्लॉज है और इन्होंने इम्प्रूव किए क्लॉज को। फिर इसी तरह सेक्शन 83(1) सबसेक्शन 1 और क्लॉज C, ऑप्शन टू इशू फर्दर कैपिटल टू एनी अदर पर्सन इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले ये था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप किसी और को शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, बल्कि आपको कंपनी के ही किसी मेंबर को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते थे और उसी को ही देना होता था। मगर अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि अगर विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आप चाहें तो किसी बाहर वाले मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं और उसको भी आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये एक बिज़नेस एक्टिविटी के लिए कन्वीनियंस भी है, पॉजिटिव भी है कि अगर एक आदमी बिज़नेस से हटना चाह रहा है और किसी और बंदे को अगर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एग्री करते हैं कि वो बिज़नेस में ऐड हो जाए तो वो उसको ऐड करके बिज़नेस को रन कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 83 सबसेक्शन 3 replaced with the new clause which existed in Companies Ordinance 1984 as Circular 86(3). Companies Ordinance 1984 में एक क्लॉज थी, सर्कुलर एक फॉर्म था बल्कि सर्कुलर 86 सबसेक्शन 3 पे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी डायरेक्टर्स की, फाइनेंशियल्स की और दूसरी अदर इंफॉर्मेशन कंपनीज़ की। और ये सर्कुलर 86(3) जब बिजनेस में फर्दर कैपिटल इशू करते थे, यानी राइट अलॉटमेंट लेटर जब आप इशू करते थे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, तो उसके साथ ये दिया जाता था कि मेंबर्स के पास ये ऑप्शन हो, ये देख सकें कि इस वक्त बिज़नेस का स्टेटस क्या है राइट करंट कट ऑफ पीरियड पे, और वो उस स्टेटस के हिसाब से वो डिसीजन ले सकें कि उनको आइदर राइट को सब्सक्राइब करना है या सब्सक्राइब नहीं करना। तो ये सर्कुलर 86 में ये सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। तो वो ओवरलुक हो गया और एक्ट में वो ऐड नहीं हो सका, तो वो अब इन्होंने यहाँ पर इसको इंसर्ट किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये होना चाहिए और आई सजेस्ट कि जी ये ऐड हो। फिर इसी तरह सेक्शन 83A जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, एडेड एज अ सेपरेट सेक्शन। अर्लियर इट वाज फॉर पब्लिक कंपनी, नाउ इट इज़ फॉर एवरी कंपनी बट स्टिल ऑप्शनल। पहले जब ये प्रोविज़ो था सेक्शन, तो उस वक्त ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास राइट था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोटेड हो या अनलिस्टेड हो, तो वो सिर्फ स्टॉक ऑप्शन दिए एम्प्लॉयज़ को दे सकती थी। मगर अब इन्होंने तमाम कंपनीज़ के लिए ओपन कर दिया है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो तो वो भी एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन दे सकती है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप एम्प्लॉयज़ को एंगेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ के सिंपैथी क्रिएट हो जाती है, एम्प्लॉयज़ की ओनरशिप डेवलप हो जाती है बिज़नेस में, तो वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो एम्प्लॉय ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ के लिए और इसके अलावा कंपनी और बिज़नेस के लिए भी। इसके बाद सेक्शन 86 सबसेक्शन 1, ये क्लॉज डिलीट हो गई है। नाउ एवरी कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर्स। पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि जी नाउ द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज कैन बाय शेयर्स ऑफ द आउटगोइंग मेंबर ऑफ द कंपनीज एज इन्वेस्टमेंट नॉट मटीरियली अफेक्ट्स। ये सेक्शन पहले तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए था कि जी वो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती थी, और अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को भी ऑप्शन मिल गया है कि वो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं। और ये आगे हम पढ़ेंगे इसकी मोडालिटीज़ क्या हैं कि वो किस तरह अगर बाय बैक करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हम आगे अभी सेक्शंस में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 88 सबसेक्शन 2, यहाँ इस सेक्शन में 2 प्रोविजोज ऐड किए हैं विद रेफरेंस टू परचेज ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी।
in private limited and public company, but the shares shall be cancelled and cancellation of shares do not affect as the reduction of capital. अच्छा, ये जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स है, अब बायबैक को जो है ये कहा है कि जी ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होगा, मगर ये जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होगा ये सेक्शन 89 में जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल का सेक्शन है वो कंसिडर नहीं होगा, बल्कि ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं है और जो प्रोसीजर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए वो पूरा प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये था कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल अगर कंसिडर होता तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती और मुख्तलिफ़ किस्म की और रिक्वायरमेंट थी, क्रेडिटर्स से परमिशन और ये सारी चीज़ें। जब आप अपने शेयर्स बाय करते हैं और उसको डिलीट करते हैं तो उसमें फिर आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपका शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि लिस्टेड कंपनी के पास ये राइट है कि वो ये जो शेयर्स बायबैक करेगी तो वो बायबैक करने के बाद वो जो शेयर्स उसने बायबैक किए हैं वो ट्रेजरी शेयर्स यानी वो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा सकेंगे, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकेंगी बल्कि वो अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करेंगी, और पब्लिक और लिस्टेड कंपनीज जो हैं ये इसको एज अ ट्रेजरी शेयर्स दिखा सकेंगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर इसके बाद सेक्शन 130 सबसेक्शन 5, सेक्शन 130 सबसेक्शन 5 रिलेट करता है एनुअल रिटर्न। एक फॉर्म है फॉर्म ए पे 2017 के एक्ट में चेंज ये आया था कि अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा चेंज नहीं है, मटेरियल कोई भी चेंज ऐसा नहीं है जो कि डिस्क्लोज हो फॉर्म ए में, तो आप सिंपली एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि जी इसमें कोई चेंज नहीं है और फॉर्म ए की जगह आप वो डिक्लेरेशन दे देते हैं। मगर अब उन्होंने उसको रिवर्स किया है, उन्होंने कहा कि जी नाउ एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल फॉर्म ए। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है कि इसमें फॉर्म ए में एक कॉलम होता है डैट का, तो डैट का कॉलम जो है उसमें कंपनी का स्टेटस होता है कि एट सर्टेन कट ऑफ पॉइंट कंपनी के ऊपर कितना लोन है और क्या स्टेटस है कंपनी के लोन का, तो वो स्टेटस डेफिनेटली वेरी करता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।